हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। अभी रिसेंटली मैंने यह सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें हम लोग हर संडे एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हम स्केचिंग के बारे में सारी जो बेसिक चीज़ें हैं कि किस टाइप से हम स्केचिंग करते हैं, कैसे हम कौन से पेपर्स, कौन से मटेरियल क्या क्या यूज़ करते हैं, किस सब्जेक्ट से किस तरह उसको ट्रीट करते हैं, क्या प्रोसेस है, इन सारी चीज़ों को कवर करते हैं। तो इस स्केचिंग संडे सीरीज में हम लोग ने जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कवर किया था जो बेसिक शेप्स के थ्रू हम किस तरह से और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को किस तरह से हम करते हैं कि किन किन स्टेप्स को फॉलो करके हम स्केचिंग करते हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे स्केचिंग बारे में, जो कि है ऑर्गेनिक शेप्स। क्योंकि जो हम लोग आसपास की चीज़ें देखते हैं उसमें दो टाइप्स के शेप ही होते हैं। एक तो फर्स्ट जो बेसिक शेप्स होते हैं और सेकंड होते हैं ऑर्गेनिक शेप्स। बेसिक शेप्स और ऑर्गेनिक शेप्स में अंतर ये होता है कि जो बेसिक शेप्स होते हैं उनका शेप एक पर्टिकुलर मतलब क्लियर रहता है। मतलब रेक्टेंगल है तो वह कितना बड़ा या छोटा हुआ रेक्टेंगल ही कहलाएगा, या सर्कल है या ओवल ट्रायंगल है तो उनका शेप मतलब नाम वही रहता है। लेकिन ऑर्गेनिक शेप्स होते हैं जो नेचर में, हमारे फेस में, आसपास की चीज़ों में, उनका जो शेप है वह सेम नहीं है, वह बदलता रहता है। अगर कोई बंदा पर्सन पतला है तो जब अगर वह मोटा हो जाए तो उसके फेस का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। कोई फूल है वह अगर खिला हुआ है तो उसका स्ट्रक्चर अलग है, कम खिला हुआ है तो उसका स्ट्रक्चर अलग है। तो इस टाइप से हमने इस सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिक शेप्स को हम ट्रीट करते हैं और किस तरह से उसको ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सनफ्लावर की फ़ोटो ली है। तो सबसे पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसा कि उसमें हमें एक सर्कल शेप दिख रहा है तो हम सबसे पहले एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे और इसी तरह हम 3 सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इससे जो बीच का एरिया है और जो पेटल्स वाला एरिया है तो उसको हम इजीली फाइंड आउट कर पाएँ कि हमारा जो फ्लावर है उसका ओवरऑल जो पोजीशन है वह कहाँ आएगा। और स्केचिंग में ऐसा नहीं करते कि हम ये हर एक चीज़ को परफेक्टली ड्रॉ करें, उसमें हम एक फ्लो के साथ काम करते हैं ताकि जो चीज़ों का ओवरऑल फील है वह आ सके। अब मैं धीरे धीरे देख देख के चीज़ों को और ऐड कर रहा हूँ। और स्केचिंग में हम बेसिकली कई बार ऐसा करते हैं कि जो बिगिनर्स गलती करते हैं कि कई बार वह स्टार्टिंग से जैसे अभी हमने उसको पहले सिंप्लीफाई किया, वह डायरेक्टली किसी पेटल वाले एरिया से या डायरेक्टली बीच के एरिया से बहुत धीरे धीरे ड्रॉ करते हैं, जिससे कि ओवरऑल उनका जो ड्राइंग है वह ख़राब हो जाता है। और ये अक्सर बिगिनर्स के द्वारा किया जाता है। और कई बार जो हमें इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती है तो हम ये मिस्टेक करते हैं। और कई लोगों का क्वेश्चन भी आता है मैं किस तरह से इस चीज़ को करूं या मैं कैसे कर सकता हूं। तो आप इजीली फर्स्टली उसमें इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि किस टाइप के शेप्स बन रहे हैं। जैसे कि हमने इधर थोड़ा सर्कल को बड़ा कर दिया तो अब मैं उसको छोटा कर रहा हूं, क्योंकि जो ओवरऑल हमारा पोर्शन है वो सही आना चाहिए। अब इसमें मैं धीरे धीरे जो पेटल्स हैं उनको ऐड कर रहा हूँ ताकि जो फ्लावर का जो फील है, अब यहाँ पे मैं हर एक पेटल को कॉपी नहीं कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट सेम टू सेम ही बनाना है। क्योंकि जो पेटल्स होती हैं इनको ड्रॉ करते टाइम या कोई भी जब हम इस टाइप से चीज़ ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हम पत्तियाँ बना रहे हों या कोई पत्थर का ढेर हो, तो उस पे हम बस इस चीज़ को देखते हैं कि लगभग ओवरऑल शेप्स किस टाइप्स की हैं और उनकी पोजीशन कैसे है, क्योंकि पोजीशन के हिसाब से उनकी शेप चेंज होती है। अगर कोई ईंट अगर रखी हुई है तो उसको हम जब अलग अलग एंगल से देखते हैं तो उसका थोड़ा बहुत शेप चेंज होता है। तो इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। जब हम इनको ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम अपने आप से भी ये चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने आप से ही इनको बना रहा हूँ पेटल्स को। इस प्रोसेस को आप जब खुद करोगे तो आपको फिर ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। आप स्टार्टिंग में कोई इजी सा फ्लावर लीजिएगा जिसमें पेटल्स वगैरह कम हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको प्रोसेस को सीखना है। और इसमें आपको मिस्टेक से तो बिल्कुल ही नहीं डरना है कि मेरा गलत बनेगा। जब तक आप प्रोसेस को बार बार फॉलो नहीं करोगे तब तक उस चीज़ को आप सही नहीं कर पाओगे। और गलत बनना ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका गलत नहीं बन रहा है तभी आप चीज़ों को सीख रहे हो। अगर सही बनता तो आप चीज़ों को फिर सीखते क्यों।
इसलिए आपको अगर गलत बन रहा है, गलतियाँ हो रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है और अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स लगाइएगा कि आप सही बनाओ। अब जैसे कि जो नीचे की पेटल्स हैं, अब मैं उनको धीरे धीरे ड्रॉ कर रहा हूँ और ओवरऑल जो उनका शेप है वह सेम ही है, जो जैसा ऊपर की तरफ शेप है वैसा ही नीचे की तरफ, बस वह थोड़ा कम दिख रही हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ करेंगे। क्योंकि और जो पेटल्स हैं नीचे की तरफ वह थोड़ी डार्क भी हैं, तो उनको हम डिवाइड करने के लिए उसमें कुछ हैचिंग ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि वही सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा बोर ना हो और आपको सही तरीके से चीज़ समझ में आए। अब यहाँ पे जैसे कि अब मैं जो नीचे की तरफ वो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी डंडी है, डाली है, तो उसको मैं बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट फ्लो के साथ क्विकली लाइंस खींच रहा हूँ। और स्केचिंग में एक बेनिफिट ये रहता है कि हम क्विकली चीज़ों को बनाते हैं तो हम उसको कितनी भी बार बनाएं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपकी गलती होती भी है तो आप इजीली उसको रिपीट मोड में कुछ 5 या 10 मिनट में इजीली आप उसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा डिफ़िकल्ट सा जो सब्जेक्ट लिया तो यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। आप स्टार्टिंग इजी सब्जेक्ट से कीजिए और धीरे धीरे उसमें डिफ़िकल्टीज़ बढ़ाइए। अब यहाँ पे जैसे कि जो बीच वाला पार्ट है तो उसमें हैचिंग ऐड कर रहा हूँ मैं। अब बहुत से लोग यह सोचते हैं कि मैं तो हैचिंग करना सीखूँगा, हैचिंग करना सीखूँगी, मैं अलग से इसकी क्लास लूँगा। तो यहाँ पे आपको हैचिंग अलग से सीखने की कभी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हैचिंग को हम वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग देते हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ कितनी डार्क है कितनी लाइट है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें हैचिंग ऐड की जाती है। तो आपको फर्स्टली वैल्यूज़ पर काम करना ज़रूरी है। अगर आपकी वैल्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग सही है तो आप इजीली हैचिंग कर सकते हो। हैचिंग में बस हम एक फ्लो के साथ एक साइड में ही लाइंस को खींचते हैं तो आप हैचिंग को इजीली कर पाओगे। मैं वैल्यूज़ के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं यह भी बता दूं मतलब जो कंप्लीट प्रोसेस होती है, किस तरह से आपको वैल्यूज़ पर वर्क करना है, क्या एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आप और अच्छे से वैल्यूज़ को समझ पाओ। तो उन सारे टॉपिक्स को मैं उसमें कवर करके चैनल पर अपलोड कर दूँगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि जो बीच वाला एरिया है वह बाकी एरियाज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डार्क है। इसको अगर मतलब जो पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा डार्क एरिया यही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें जो डार्क वैल्यू दी अब उसी से कंपेयर करके हम बाकी चीज़ों की वैल्यू को देंगे। हालांकि अभी जो जितना डार्क हो उतना डार्क मैंने इसमें अभी किया नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल में अभी स्केचिंग कर रहे हैं तो उसमें पहले जो शेप है उसको समझना ज़रूरी है कि हम जो ओवरऑल फ्लावर देख रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट दिख रहा है उसका फील ला पा रहे हैं या नहीं। जब हमारी ड्राइंग सही होती है तो उसके बाद वैल्यूज़ को देना है या नहीं देना वह हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए फर्स्टली हम जो मेनली फोकस करते हैं वह हमारे शेप्स पर, उनको ऑब्ज़र्व करने पर करते हैं। और स्केचिंग में जो जैसा कि मैं कभी अब आगे अपनी स्केच बुक शेयर करूँगा, जो जो पुराने स्केचेस हैं उसको मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं भी काफ़ी मतलब स्टार्टिंग में बहुत ख़राब मतलब स्केचिंग करता था, मतलब देखने में अजीब अजीब मतलब गंदा सा लगता था। तो शायद आप लोग देख के खुद भी कहोगे यार, तो इसमें मैं इसलिए उस चीज़ को शेयर करूँगा ताकि आप लोग देखें कि स्टार्टिंग में मैं भी किस तरह से बनाता था तो कैसे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती है। तो स्टार्टिंग में ख़राब बने तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी हम चीज़ों को सीख रहे हैं तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा मोटिव यही रहना चाहिए कि हमें कंटिन्यूअसली जो अपनी इम्प्रूवमेंट है उस पर वर्क करना है। अब ऐसा नहीं है कि ख़राब बन रहा है तो उसी पर टिके रहना है कि यार सर ने बोला है कि ख़राब बन रहा है तो अब क्या ही बन रहा है तो बनने दो। आपको अपनी गलतियों को ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है कि कहाँ पे मेरा गलती हो रहा है, क्या चीज़ है। और पेन से यहाँ पे जैसे कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पेन से करें, पेंसिल से करें या ब्रश से करें, तो जिसमें आपको मज़ा आए उससे आप स्केचिंग कर सकते हैं। बस आपको जो बेसिक नॉलेज जो मतलब प्रोसेस है कि फर्स्टली सिंप्लीफाई करना, फिर उसमें धीरे धीरे चीज़ों को ऐड करना, तो उस पर मेन फोकस करना ज़रूरी है। क्योंकि प्रोसेस जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि एवरग्रीन प्रोसेस है। चाहे आप उसको कोई स्टडीज़ कीजिए या कोई लैंडस्केप बनाइए, पोर्ट्रेट बनाइए, फिगर्स बनाइए, स्टिल लाइफ बनाइए, कुछ भी बनाइए, यह प्रोसेस हर जगह अप्लाई होता है। और जैसा कि जो अभी जो पीछे की पेटल्स है तो मैंने उसको थोड़ा इधर वीडियो कट कर दिया है, लेकिन उसमें जो डार्कनेस थी तो उसको मैंने ऐड कर दिया है कम्प्लीटली।
तो यह अलग डिवाइड हो गया है कि जो नीचे की पेटल्स हैं वह हमें इजीली समझ में आ रही हैं कि वह नीचे की तरफ हैं। तो जो लाइटनेस और डार्कनेस है उसी से हमें पता चलता है कि हमारी जो सब्जेक्ट है वह किस तरह से 3D दिख रहा है, चीज़ें कैसे दूर जा रही हैं, क्या उसमें राउंडनेस करने से, तो ये सारी चीज़ें लाइट का खेल है। तो वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। और शायद कुछ लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं तो कलर करना चाहता हूँ, कलर करनी चाहती हूँ, तो फिर मैं कलर को कैसे सीखूँ। तो कलर्स को अलग से सीखने से पहले अगर आपकी वैल्यूज़ की क्लियरिटी सही नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी वैल्यूज़ की क्लियरिटी बहुत अच्छी है तो आप इजीली किसी भी कलर मीडियम को इजीली कर पाओगे, चाहे वह वाटर कलर हो, ऑयल्स हो या कुछ भी हो। क्योंकि कलर से पहले वैल्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए हम वैल्यू स्केल का प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका मैं वीडियो कंप्लीट डाल दूंगा ताकि आप लोग और अच्छे से वैल्यूज़ को समझ पाओ। और वैल्यूज़ से पहले फर्स्टली हमें अपनी ड्राइंग पर काम करना ज़रूरी है। तो आपको ड्राइंग पर भी मेन फोकस करते हुए चलना है, और साथ साथ में मैं उस चीज़ को भी बता दूंगा तो आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मैंने फोकस ड्राइंग पर ही करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं जो पेटल्स है ऊपर की, तो उनमें भी हल्का हल्का जो हैचिंग है वह कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी थोड़ी थोड़ी डार्कनेस मुझे दिख रही है। तो आप इसको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ईजिली कर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक शेप्स को ट्रीट करते हैं। और जैसे कि इसमें अभी हमने एक फ्लावर की हेल्प से समझा, क्योंकि फ्लावर हम आसपास देखते रहते हैं, तो मैंने इसलिए इस सब्जेक्ट को चुना ताकि आप उससे रिलेट कर पाओ। और जो अगर आप उसको देखें तो उसको आप लाइव भी ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि किस तरह से उसमें शेप्स बनती हैं। अलग अलग टाइप के फ्लावर्स को भी ऑब्ज़र्व कीजिएगा। और अगले वीडियो में हम ऑर्गेनिक शेप्स को और अच्छे से समझेंगे, जिसमें हम फ्लावर के साथ साथ और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके जो ऑर्गेनिक शेप्स जिसमें बनती हैं उनको भी कवर करेंगे। और अगर आप स्केचिंग और ड्राइंग से जुड़े हुए और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़े रहें। मैं और भी ऐसे ही वीडियोस जो बेसिक से एडवांस जो सारी टेक्निक्स हैं, जो सारी नॉलेज है, उससे रिलेटेड सारे वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं, ताकि जो बिगिनर आर्टिस्ट हैं और जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, जो अपनी आर्ट स्किल्स को अच्छे लेवल पर ग्रो करना चाहते हैं, तो उनकी काफ़ी अच्छे से हेल्प हो सके और वह अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकें। मैं भी इन सारी चीज़ों पे जो जो टेक्निक्स मैंने भी यूज़ की हैं, जो मैंने भी सीखी हैं, और उनका यूज़ मैं अब भी करता हूं और कंटिन्यूसली मैं भी अपनी स्किल पर काम कर रहा हूं। तो मुझे यह चीज़ जान के बहुत खुशी होगी कि आप में से जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वह कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ऐसा वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि आपके फीडबैक के थ्रू मैं और इन्हेंस करके सारी चीज़ों को समझा सकूं। और मुझे इस चीज़ में काफ़ी खुशी होगी कि हम साथ साथ अच्छे लेवल पर ग्रो करें, और हो सकता है इन फ्यूचर हम साथ में काम भी करें। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।